नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पिछले 24 घंटे से देश की सियासत में जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। पिछले 4.5 महीने में 9 सम्मन देने के बाद कल शाम अचानक ईडी ने शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पर धावा बोला। 2 घंटे जांच पड़ताल की और ईडी का यह 10वां सम्मन केजरीवाल को बहुत भारी पड़ा और रात 9 बजे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। दिल्ली के सीएम जो एक आलीशान बंगले में रहते हैं, जिसे कुछ लोग शीश महल भी कहते हैं, उन्हें बीती रात ईडी के छोटे से लॉकअप में रात गुजारनी पड़ी। सुबह केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कुछ बड़े नेता और कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सभी को चौंकाते हुए केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत याचिका वापस ले ली। इसके बाद केजरीवाल को दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों तरफ से जिरह का जबरदस्त दौर चला। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी और साथ ही केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। ईडी ने दावा किया कि उसके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। जवाब में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। आज की 5 की पंचायत में हम इसी सियासत में आए इसी भूचाल पर बात करेंगे और इस सवाल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल का क्या खेल खत्म हो गया है। हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं सियासी घमासान में कैसे हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को फ्रॉडुलेंट तरीके से कल गिरफ्तार किया है। हमें न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। देरी हो सकती है, लेकिन अंत में न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा। सबके समझ में आ रहा है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ा। क्या एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को वो कहाँ भागा जा रहा था? आप पूछते उनके घर पे, वो तो कहीं रहे थे, पर गिरफ्तार करके फिर ये भय दिखा रहे आप कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल होगा उसका यही बस। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद यह स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पूर्व उदाहरण दे दिया है सरकार ने कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री जो है चुनकर आ जाए वो गिरफ्तार हो सकता है।
तो केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई का आखिरी दौर चल रहा है और किसी भी वक्त रिमांड को लेकर फैसला आ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल का खेल खत्म हो गया है या इस गिरफ्तारी से केजरीवाल और उनकी पार्टी आपको 2024 के चुनाव में सहानुभूति मिलेगी? क्या केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं जैसा कि ईडी दावा कर रही है, या फिर उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है जैसा कि केजरीवाल के पक्ष के लोग कह रहे हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा, वहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव कौशिक जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वीरेंद्र वशिष्ठ और वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन भी हमारे साथ हैं। और नीलू रंजन जी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 22 साल से वो सीबीआई और ईडी वगैरह कवर कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा, अब सीएम अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस चुका है, बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का अगली रणनीति क्या हो सकती है? कि आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति तो देश की जनता तय करेगी और दिल्ली की जनता उसका तकदीर और इस्तेमाल लिखेगी। लेकिन मूल बात यह है कि लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग यदि अपना लोकलाज त्याग दे तो इस तरह की स्थितियां स्वाभाविक है। सवाल यह है कि करप्शन से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए बेड़ा उठा ली है। तमाम तरह की ये ईडी की बात यदि कर ले तो हम कल से ही शुरुआत करते हैं। लगातार ईडी ये बात कहती रही कोर्ट में कि ये याचिका सुनवाई लायक नहीं है, उसके बाद में भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर सुनवाई होगी। 22 तारीख का वक्त दे दिया गया। बावजूद इसके लगातार ईडी के जहन में जो बात चल रही थी, हालांकि ईडी ने भी कहा कि इस बात की गारंटी नहीं गिरफ्तार करेंगे, जो आशंका थी वही आशंका सच साबित होती हुई दिखी और गिरफ्तारी कल रात में कर दी गई। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से इस बात को जानते थे और उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहले गिरफ्तार किया गया था, पहले बुलाया पूछताछ के लिए और पूछताछ के क्रम में पीएमएलए का हवाला देते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। अब जी आगे क्या जी, अब सवाल यह है कि आगे क्या। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लड़ना चाहती है। तमाम विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में भेज देगी, विपक्षी पार्टी के नेताओं के खाते सीज कर देगी। अब इसी तरह से यदि आपको चुनाव लड़ना है तब तो पहले आप बगैर चुनाव लड़े ही जीत गए, फिर चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्या वो करप्शन से लड़ रही है? तमाम करप्ट लोग जिसके बारे में वो उंगली उठा के, देश के प्रधानमंत्री, मैं नैतिकता की बात इसलिए कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब उंगली उठा के कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ भ्रष्टाचारी आदमी पिसिंग की बातें करते हैं, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगती है। लेकिन जब उस भ्रष्टाचारी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसी भ्रष्टाचारी को 3 दिन के बाद में अपने ही पार्टी में उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो लोगों का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है कि ये कौन से भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं। तमाम वैसे भ्रष्टाचारी जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी एक अभियान तक छेड़ चुकी होती है, वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जो ही आते हैं, किसी को मंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये तरीका जो है, ये तरीका पूरे देश की जनता समझती है और दिल्ली की जनता भी समझती है। इस इलेक्शन में दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बात का फैसला करने वाली है कि वो इसी तरह से विपक्षी पार्टियों को खत्म करने पर तुली एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी और देश के केंद्र की सत्ता में काबिज है, उससे किस तरह से उसे लोहा लेना है और किस तरह से जवाब देना है, ये दिल्ली। ठीक है संजीव जी, आपने अपनी सारी बात कही, लेकिन आपने जो बात कही कि इसी तरह से बार बार फंसाया जाता है। ठीक है, अगर ईडी ने सम्मन दिया और दोनों सम्मन का जवाब नहीं देते, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, तो जमानत का भी ऑप्शन था। आपने मनीष सिसोदिया की बात की, सत्येंद्र जैन की बात की। ऐसी क्या वजह है कि बार बार अदालत से इनको जमानत नहीं मिलती है? मैं आपको पुराना भी कल की बात दिल्ली हाईकोर्ट की बताता हूं कि जब केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए और अपनी गिरफ्तारी से उन्होंने बचाव की मांग करी, और जब जजों को ईडी ने जो फाइल दिखाई तो उसके बाद किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। जाहिर तौर पर ईडी के पास कहीं ना कहीं इतने पुख्ता सबूत होंगे कि अभी तक मनीष सिसोदिया को 13 महीने के बाद भी जमानत नहीं मिल रही है और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। बिना सबूत के तो नहीं हो सकता ना ये। क्या सुनवाई से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया? उसने कोई डेट भी नहीं दिया और ये भी कह दिया कि नहीं, ये सुनवाई योग्य याचिका नहीं है। ईडी तो ये भी कह रही थी कि ये सुनवाई योग्य याचिका नहीं है। फिर जब ईडी के पास, और ईडी के पास ईडी ही तो कोर्ट गई थी ना शुरुआती दौर में। फिर मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? मेरा सवाल यह है कि अगर इतने लचर आरोप हैं और इतने कट्टर ईमानदार हैं तो मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जानी चाहिए थी 13 महीने।
आपके ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि जमानत क्यों नहीं मिल पा रहा है। जमानत की कार्रवाई करते समय जज बदल दिए जाए, वकील बदल दिए जाए, और सबसे बड़ी बात पीएमएलए के तहत जब गिरफ्तारी होती है तो सामने वाले को सिद्ध नहीं करना होता है कि आप करप्ट हैं, आपको सिद्ध करना है कि आप दोषी नहीं है। दोनों में अंतर समझिए आप। हमें यदि हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो हमें सिद्ध करना है कि हम दोषी नहीं है। आप नहीं सिद्ध कर पाएंगे कि हम दोषी हैं, तो हमारे अगेंस्ट में ये सारे पुख्ता सबूत है। लगातार पिछले 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। आप ही बताइए कि कितने रुपए की बरामदगी हुई है? 1 रुपया नहीं। वो केवल सूत्र से एक आरोपी के आधार पर दूसरे आरोपी और दूसरे आधार। आपने आम आदमी पार्टी का पक्ष संजीव जी रख दिया है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, नीलू रंजन 22 साल से ईडी सीबीआई एजेंसीज कवर कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने अभी संजीव कौशिक जी की बात सुनी होगी नीलू जी, ये जो बार बार कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है और फिर भी ईडी जो है वो सरकारी एजेंसी है और सरकार के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन ईडी इस बात का दावा कर रही है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं। ईडी के पास ऐसे क्या सबूत हैं कि जिसकी वजह से अभी तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है और अब शिकंजा जो है वो केजरीवाल पर कस गया है? नीलू जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, देखिए, जो सबूत हैं वो कल हाईकोर्ट में बिल्कुल दिखाया था उसने, ईडी ने, अधिकारी ने, लेकिन उसको बताने से इनकार किया था। मुझे उम्मीद है कि आज जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है वहां पे राउज एवेन्यू में, वहां पे ईडी सबूत रखेगी सारे। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनकी संलिप्तता के जो भी एक मुख्य चार्जशीट हुई है और 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट है इस मामले में ईडी की, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। तो वो तमाम चार्जशीट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें संलिप्तता के 2-3 जगह पे बात आती है। एक तो सी अरविंद जो हैं, जो मनीष सिसोदिया के जो पीएस थे, डायनेक्स ऑफिसर हैं, उनका बयान है कि मनीष सिसोदिया ने उनको बुलाया कि आप अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के आवास पे आ जाओ। वहां गए, मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, सत्येंद्र जैन वहां मौजूद थे, मनीष सिसोदिया थे, और वहीं पे उनको 30-32 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट दिया गया और कहा कि जो पॉलिसी है वो इसी आधार पर तैयार करो, लिकर पॉलिसी। और उसमें पहली बार 12.5% देने की बात हुई थी कि जो होलसेलर है उनको दिया जाए, जिसमें ये बाद में जांच में आई कि वो 6% जो है वो कट मनी जो है जा रहा था उनको, होलसेलर्स को, आमदनी के रूप में था, उसको बंटना था। एक तो सबूत वहां आता है। दूसरा जो इस मामले में इंडो स्पिरिट के जो मालिक हैं समीर महेंद्रू, उनका बयान है कि जब विजय नायर के साथ वो इस मुद्दे पे बातचीत कर रहे थे सब कुछ, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए कहा था कि हमें मुलाकात करवा दो। तो 2 बार समय तय हुआ, दोनों बार मुख्यमंत्री की व्यवस्था के कारण वो नहीं मिल पाए, तो फेस टाइम पे उसने बात करवाई थी। बिल्कुल, दिलू मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। जो सरकारी वकील है राजू, वो इस वक्त कोर्ट के अंदर यही बात कह रहे हैं कि लगातार लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। जी, वो उन्होंने कहा कि फेस टाइम पे बात करवाई थी और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर अपना लड़का है, इनके साथ आप काम करो। ये 2 इनकी आती है सीधी बात। तीसरी जो मुगंता श्रीनिवास रेड्डी हैं, वो वाईएस कांग्रेस जो है उसके जो एमपी हैं और 72 सालों से शराब के कारोबार में हैं। वो दिल्ली में थे, संसद चल रही थी और उन्होंने दिल्ली के अखबारों में ऐड देखा कि सरकार नई पॉलिसी ला रही है, आबकारी नीति ला रही है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के ऑफिस में फोन किया, समय लिया और उस समय लेने में उन्होंने 4:30 बजे शाम को मिले, वो रिकॉर्ड पे होगा। और वहां पे वो बयान में कहते हैं कि उन्होंने स्वागत किया कि आप दिल्ली में आइए, लेकिन साथ ही ये कहा कि के कविता इस मामले में पहले हमारी बातचीत हो चुकी है और वो आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने का ऑफर कर चुकी है। तो आप उनके साथ बात कर लीजिए या वो आपको फोन कर लेंगे और आप सब लोग मिलकर साथ में आइए। और उसके बाद डिटेल में, और ये बयान ईडी के सामने नहीं है, ये 164 के तहत जो सीआरपीसी की धारा 164 है वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है। तो उस बयान का ईडी ने हवाला दिया है। तो सवाल यह है कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी बात जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है कि 1 पैसा ही नहीं मिले, तो जो 100 करोड़ लेने की बात है वो जितने लोग एक्यूज्ड हैं, जो सीए हैं, जो पैसे पहुंचाने वाले हैं, जो हवाला ऑपरेटर हैं, जो उस पैसे को लेने वाले हैं, सबके बयान दर्ज हैं। कहां कहां अगर 45 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में खर्च हुआ तो वहां जो एक पोस्टर लगाने वाला है उसका भी बयान दर्ज है कि किसने उसको पैसे दिए, कितने कैश में दिए, कितने चेक से दिए। खुद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जो गोवा में थे उन्होंने ये बात कही है। अब नहीं, वो जो पोस्टर लगाने वाला है उस तक का बयान दर्ज किया।
और जो मेन एजेंसी, मुझे उम्मीद है संजीव कौशिक जी पूरी बात सुन रहे होंगे। नहीं, देखिए वो अलग है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी को अपना बचाव करना होता है। एजेंसी की जो जवाबदेही है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति या सरकार के प्रति नहीं है, उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ अदालत के प्रति है। और अदालत अगर उसके सबूतों को झुठला देता है और कहता है कि तुम्हारे सबूत पक्के नहीं हैं, तो वो उसके ये बड़ी हार है एजेंसी के लिए। इस मामले में अभी तक एजेंसी के पास जो सबूत हैं जो कोर्ट में पेश किए गए हैं वो बिल्कुल ठोस साबित हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको माना है, किसी को बेल नहीं दी है, तो एक बड़ी चीज है। तीसरी बात यह है कि पीएमएलए को अभी बता रहे थे कि इसमें यह प्राविधान है कि जो एक्यूज्ड है उसको साबित करना है कि वो निर्दोष है, सबूत उसको देने हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये पीएमएलए जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून जो है वो पूरी दुनिया में तमाम देशों में है। और जितने भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के सिग्नेटरी कंट्री हैं वो सब में ये कानून है और सब में यही प्राविधान है। और ये जो प्राविधान है, जो संशोधन हुआ था वो 2009 में हुआ था संशोधन, और उस वक्त इसको पीएमएलए एक्ट में, एक्ट तो 2002 का है लेकिन वो था आतंकवादी घटनाओं के लिए, लेकिन करप्शन जैसे 44 अपराध जो हैं वो इसमें शेड्यूल ऑफेंस बनाए गए 2009 में। ठीक, और ये सब प्राविधान लाए गए। तो उस वक्त कांग्रेस सरकार थी और सबसे पहला व्यक्ति जो इसमें अरेस्ट हुआ था पॉलिटिकल, वो थे मधु कोड़ा, बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त झारखंड के। तो सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्टैंड लेता, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को स्टैंड की आपने बात की और आपने सारे पॉइंट गिना दिए जहां पे ईडी के सबूत है। हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वीरेंद्र जी, कल हमने देखा जब ईडी की टीम केजरीवाल जी के घर पे पहुंची और उसके बाद जब हमने थोड़ी देर में देखा कि पूरे कांग्रेस के नेताओं का मजमा लगने लगा वहां पर, और जितने आपके नेता पहुंचे थे करीब करीब उतने ही नेता कांग्रेस के केजरीवाल के घर के बाहर समर्थन देते हुए नजर आए। तो क्या आपको लगता है कि जो पहले कांग्रेस का स्टैंड था केजरीवाल को लेकर, शराब घोटाले को लेकर, वो चेंज हो चुका और पूरी तरह से इंडिया अलायंस के गठबंधन का पालन करते हुए, साथी पार्टी के साथी सहयोगी का पालन करते हुए अब पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो केजरीवाल के साथ खड़ी है? वीरेंद्र जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से लेके अब तक केवल भारत के संविधान के साथ खड़ी है और अपने आज हमारा इस पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस के साथियों के साथ खड़ी है। मैं फिर कह रहा हूं कि देश में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश था। आज जो संस्थाएं हैं वो केवल अपोजिशन पार्टी के लिए हो गई हैं। ऐसा क्यों है कि जब ईडी किसी पे रेड डालती है और वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है? क्या आज ईडी डराओ, धमकाओ, झुकाओ और बच जाओ का फार्मूला बन गई है? ये आप और हमें और भारत के हर नागरिक को सोचने का विषय हो गया है कि आप पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जिन पर भी ईडी की रेड वीरेंद्र जी, और उसके बाद अगर वो भाजपा ज्वाइन कर गए, वीरेंद्र जी, मुझे बीच में रोकना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपने जो बातें करी हैं और आपने कहा कि भारत के संविधान के साथ कांग्रेस पहले भी थी, आज भी थी, तो मैं अपने पीसीआर टीम से निवेदन करूंगा कि वो कांग्रेस के नेताओं के बहुत पुराने नहीं, कुछ दिन पहले के वो 3-4 बयान सुना दे जो शराब घोटाले पर आज से 10-11 महीने पहले कांग्रेस के नेता देते थे। एक मिनट नहीं, देखिए, आप 10 दिन पहले मुझे वो बयान सुना, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वीरेंद्र जी, प्लीज, प्रधानमंत्री वीरेंद्र जी, आप जो बातें, वीरेंद्र जी सुनिए, वीरेंद्र जी आप जो बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम हमेशा संविधान के साथ थे, तो क्या 10 महीने पहले देश में दूसरा संविधान था? पीसीआर टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार वो कांग्रेस के नेताओं के पुराने बयान सुनाए। और वीरेंद्र जी आप ध्यान से सुनिएगा ये बयान। लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार
शराब की नीति पर काम कर रही थी। अगर आपकी ये शराब नीति ईमानदारी वाली, लाभ देने वाली थी करोड़ों रुपयों का, और जो आपका दावा था कि आपने मोहल्लों में सभाएं करके महिलाओं से पूछकर नीति लागू की है, तो अपनी इस नीति को आपको वापस क्यों लेना पड़ा? माफिया का जो सरगना होता है वही सबसे ज्यादा नहीं लिप्त होता किसी भी गलत काम में, उसके ऊपर से नीचे पूरे लोग होते हैं और धीरे धीरे परतें उसी से खुलती हैं। कभी बड़ा माफिया नहीं शुरू में पकड़ा जाता, उसके जो जितने सिपह सालार होते हैं। और हुआ इनका क्या कि मुझे लगता है इनको ऐसा लगा कि रोज हम कट्टर ईमानदार बोलते हैं, कोई हम पे शक नहीं करेगा, इसलिए हम जो चाहे नीचे कर सके। अब वो पाप का घड़ा भर गया है। तो वीरेंद्र जी, आपने बाइट सुने होंगे, सारे बयान कांग्रेस नेताओं के सुन लिए होंगे और आपको अंदाजा लग गया होगा कि आप ही के नेता किस तरह के बयान 10-11 महीने पहले दे रहे थे। ये नहीं, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी भारत के संविधान की, तो 10-11 महीने भारत का संविधान बदल गया क्या? ये कथनी और करनी का अंतर है, कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी का अंतर है। नहीं, 10 महीने में कैसे आपके विचार बदल गए? माफिया, संदीप दीक्षित कह रहे हैं माफिया, सरगना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अलका लांबा ने तो यह तक कहा था कि नैतिकता तेल लेने चले गई है क्या? नैतिकता तेल लेने चले गई है, अलका लांबा के शब्द थे अरविंद केजरीवाल के लिए। वीरेंद्र जी, राजनीति में टर्न लिए जाते हैं, राजनीति में टर्न लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे यू टर्न डबल ट्रिपल बार नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़ गए। एक मिनट वीरेंद्र जी, एक मिनट जाइए। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़ गई है हमारे साथ। सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, खबर इस तरह की भी है कि चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों का गठबंधन जाने वाला है, शिकायत करने वाला है, और ऐसे में जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल के पक्ष में विपक्षी पार्टियों द्वारा। हमने देखा कांग्रेस के, हमने बयान पुराने सुने और अब ताजा बयान हम देख रहे हैं कि पूरी तरह समर्थन में आ गए। तो कहीं केजरीवाल को सहानुभूति भी मिल सकती है क्या? सिद्धार्थ पे जाके ईडी रजिस्टर्ड करे केस जिसमें कि पैसा दिख गया है। इस केस के आप बयानों को छोड़िए, पैसा कहीं रिकवरी होगा, सजा मिलनी चाहिए भारत के संविधान के हिसाब से। आज ईडी केवल विपक्ष के लोगों को चुनाव के समय इस प्रकार से तंग करना, क्योंकि अब भाजपा जान गई है कि आने वाले 4 जून के बाद वो यहाँ शासन नहीं करेगी। भारत के लोग अब देश के अंदर संविधान और उसके विधानों का राज चाहते, रूल ऑफ लॉ दोबारा एस्टैब्लिश करना। हमारे साथ डीडी न्यूज संवाददाता विकास सारथी भी जुड़ गए हैं। विकास, क्या खबर आ रही है कोर्ट से? पेश हुए यहाँ पर कुल मिलाकर जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उसके बाद अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कुछ देर बाद उम्मीद ये कर रहे हैं कि आदेश आ जाएगा। ईडी ने जो रिमांड के लिए आवेदन किया है अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड पर, उस पर आदेश कुछ देर में आ जाएगा। थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि हमने देखा है इस तरह के मामलों में एक रीजन्ड ऑर्डर पास करता है कोर्ट, जिसमें कारण बताता है कि आखिर जो रिमांड का विरोध कर रही है पार्टी, याचिकाकर्ता जो विरोध कर रहे हैं केजरीवाल और उनकी लीगल टीम, उसको क्यों एंटरटेन नहीं कर रहा कोर्ट। तो एक डिटेल ऑर्डर आएगा, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आज ही आएगा अब से कुछ देर में। जहां तक बहस की बात करें तो ईडी ने यह कहा कि वो लगातार समन का अवहेलना कर रहे थे। हमने 9 समन भेजे, लेकिन वो एक बार भी किसी जांच में शामिल नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने ये दिखाया कि किस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर वो की कॉन्स्पिरेटर हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया है ईडी ने कि वो मुख्य साजिश करता है। अभी तक सारी जो आरोप थे वो अब तक सिसोदिया पर लगते रहे थे। विकास, ये तो सुबह हो चुका और लगातार बहस लगातार हम बता रहे हैं। वर्तमान में अब कितनी देर में उम्मीद करें कि फैसला आ सकता है अदालत का? प्रकार देखिए, समय कोर्ट ने नहीं बताया, लेकिन आप मान के चलें आधे से 1 घंटा या हो सकता है। ठीक है, आधे से 1 घंटे के बीच में फैसला आ सकता है रिमांड को लेकर। विकास साथी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। नीलू, ये बताएं कि मनीष सिसोदिया को लगातार जमानत नहीं मिली, बार बार वो कोर्ट गए लेकिन जमानत नहीं मिली। अब केजरीवाल पे शिकंजा कस दिया गया है। 13 महीने तक करीब मनीष सिसोदिया जेल में है। क्या केजरीवाल के साथ भी यही हो सकता है? देखिए, अब ये देखना ये पड़ेगा कि केजरीवाल के खिलाफ जो है वो ईडी कितना सबूत रखती है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो चार्जशीट है लगभग 450 पन्नों की चार्जशीट है, और उस अगर चार्जशीट को पढ़ेंगे तो वाटर टाइट केस है ईडी का, और उसके देखने के बाद उसके साथ जो सबूत लगाए गए चार्जशीट के साथ, उसे आप देखेंगे तो उसे देख के कोई भी
अगर जज होगा तो वो नहीं दे सकता है उनको जमानत, और वो केस बिल्कुल टाइट है। अब क्या इसमें सबूत जो ये दे रही है उसको अदालत किस रूप में देखती है? मैंने शुरुआती 3 सबूत आपको बता दिए, कुछ और सबूतों का कह सकती है। जब उनसे पूछताछ होगी तो उनके सामने कुछ सबूत रखे जाएंगे, कुछ चीजें रखी जाएंगी, फैक्ट रखे जाएंगे, उसमें सवाल पूछे जाएंगे, उसका क्या वो जवाब देते हैं नहीं देते हैं, तो किस ढंग का केस बनता है वो चार्जशीट जब सामने आएगी सीएडी की तो उसमें समझ में आएगा कि कितना वाटर टाइट केस है और कितना जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल हो सकता है। अभी वो नहीं कर रहा, अभी सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी तक के जितने इसमें आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ इस ढंग के सबूत रखे हैं ईडी ने जिसको कोई भी कोर्ट नकार नहीं सका है, और उम्मीद की जाती है कि केजरीवाल के खिलाफ भी इसी ढंग के सबूत ईडी रखेगी। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग नीलू मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई थी कि उन्हें सीएम पद से हटा दिया जाना चाहिए, इससे मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका में मांग की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, लेकिन इसी बीच जो मामला रिमांड को लेकर चल रहा है उसमें अदालत ने जो है दोनों पक्षों की दलीलों को सुन लिया है और रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मैं भी पीसीआर टीम से कहना चाहूंगा कि शायद वो ब्रेकिंग जो चल रही है फुल प्लेट वो गलत चल रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट वाली ब्रेकिंग उन्हें चलाना चाहिए। खैर हाँ नीलू अपनी बात कंप्लीट कीजिए। उस पर पता चलेगा। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इसके आरोप लगाया और उसके आरोप लगाया और ईडी कुछ नहीं कर रही है, तो देखिए एजेंसियां जो हैं वो किसी के राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों पे नहीं चलती है। एजेंसियां मैंने पहले कहा कि अदालत के प्रति जिम्मेवार है वो, और अगर वो कोई कार्रवाई करती है तो उसको अदालत में उस पर सबूत देने पड़ते हैं, उसकी जांच होती है। दूसरी बात ये कि वो तब तक खासतौर पे ईडी जो है हमारी पीसीआर टीम ने अब सही ब्रेकिंग चला दी है। अभी कोर्ट में जो कार्रवाई 3 घंटे तक चली है रिमांड को लेकर, उसके बाद अब कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया। यह फैसला रिमांड को लेकर है, केजरीवाल की रिमांड को लेकर है, क्योंकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है और फैसला अब सुनवाई जो है वो दलीलें सुन ली हैं दोनों पक्षों की। केजरीवाल के पक्ष की भी दलील सुन ली गई है, ईडी की तरफ की भी दलील सुन ली गई है और 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है। ईडी को रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी और मिलेगी तो कितने दिन की मिलेगी, इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी जी। विकास सारथी, कितनी देर में फैसला आ सकता है रिमांड को लेकर? जी प्रखर, कुछ समय लग सकता है क्योंकि आप देखें आर्गुमेंट लंबे चले हैं। केजरीवाल की तरफ से 3 वकीलों ने आर्गुमेंट किया और उधर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात रखी और तमाम बातों को रखा है। तो कोर्ट एक रीजन ऑर्डर देता है इस मामले में कि जो भी बहस रखी गई है उन सबको एड्रेस करता हुआ एक आदेश होना चाहिए, जो जो बिंदु उठाए गए हैं। तो 1 घंटा आप मान के चलें कि कम से कम ऑर्डर रिजर्व होने के बाद इससे ज्यादा वक्त लगता हुआ भी हमने देखा है। तो एक तय समय सीमा मैं नहीं बता सकता कि कितना समय लगेगा, लेकिन 1 घंटा आप मान के चलें औसतन इस तरह लगता है। ईडी ने जो बाद में दलील दी, वकील जो ईडी के वकील थे राजू, उन्होंने जो बाद में दलीलें दी, वो दलीलें किस तरह की थी? उन्होंने क्या बात कही? देखिए ईडी की तरफ से ये कहा गया बाद में भी कि ये की कॉन्स्पिरेटर हैं, किसी भी पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। और जो आर्ग्यूमेंट केजरीवाल की तरफ से किया गया था उनके वकीलों की तरफ से कि चुनावों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, उसका कड़ा विरोध किया ईडी ने और कहा कि ये सारे बयान मीडिया और सोशल मीडिया को यानी कि गैलरी के लिए दिए जा रहे हैं। इस पर ईडी ने कड़ा आपत्ति और ये भी यहाँ पर बात कही गई कि अगर उनको कोई भी बात अपनी रखनी थी तो वो समन पर लगातार पेश क्यों नहीं हुए। सुबह से यही बहस लगभग चल रही है ईडी की तरफ से कि जो भी इन्होंने फायदा पहुंचाया था उन कंपनियों को, साउथ की लॉबी को, उसके बदले में पार्टी को पैसे मिले हैं। ये संयोजक हैं पार्टी के, सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की है। तो ये अभी तक सिसोदिया का नाम आता था, मनीष सिसोदिया का, लेकिन अब पहली बार ईडी ने खुलकर कहा कि मुख्य साजिशकर्ता इसमें अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, तो जैसे ही फैसला आएगा, जो भी फैसला आएगा, हम आपके पास फिर से आएंगे। विकास, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो संजीव जी, अब किसी भी पक्ष पल यह फैसला आ सकता है, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और समाज आम आदमी पार्टी का समर्थन भी कर रहे हैं। मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, जो हमने तस्वीरें कल शाम को देखी और आज दोपहर में देखी, वो थोड़ी सी चौंकाने वाली थी और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को उन तस्वीरों को लेकर थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। बात यह है कि शाम 7 बजे देश के सारे चैनल ही ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंच चुकी है। 2 घंटे बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन रात के 10 बजे तक उतनी भीड़ अरविंद केजरीवाल के समर्थकों की केजरीवाल के घर के बाहर नजर नहीं आती जितनी कि बाकी लोग या कोई दूसरे राजनीतिक विश्लेषक उम्मीद कर रहे थे। आज सुबह भी बड़ी बड़ी बातें की गई कि देश भर में धरने प्रदर्शन होंगे, भीड़ आएगी और दिल्ली की सड़कें पट जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आराम से ट्रैफिक चलता रहा। कहीं आम आदमी पार्टी का छोटा मोटा प्रदर्शन हुआ जिसको पुलिस ने हिरासत में लेकर लोगों को खत्म भी कर दिया। तो ये चौंकाने वाली चीज नहीं है, ये खतरे की घंटी नहीं है कि अब जो है वो कार्यकर्ताओं में भी जोश नहीं है और आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अब वो जोश देखा नहीं जाता जो पहले देखा जाता था। लोग सड़कों पे उतरते तो अराजक होते, नहीं उतर रहे हैं तो फिर उसकी कमी दिखाई दे रही है। शायद वोटरों में उत्साह नहीं देख पा रहे हैं आप। सच बात तो ये है कि पिछले कई बार से अरविंद केजरीवाल ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। नहीं, आप जो संजीव जी, आप जो अराजक होने की बात कर रहे हैं, तो कल आम आदमी की पार्टी के नेताओं ने कहा था कि जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, हमारे कार्यकर्ता अपने नेता के खिलाफ जो सरकारी कार्रवाई हो रही है उसे सहन नहीं करेंगे, तीखा जवाब दिया जाएगा, सड़कों पर उतरेंगे। तो बात खुद आपके आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की थी, लेकिन सड़कों पर तो कुछ नजर नहीं आया। सैकड़ों हजारों की संख्या में कुछ लोग नजर आए। बस मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि मैंने रामलीला का आंदोलन भी, रामलीला मैदान का आंदोलन भी देखा है लोगों के हाथ में। उससे अगर मैं तुलना करूं तो कल और आज कुछ भी नजर नहीं आया सड़कों पे। लोग और वोटरों के हाथ में सबसे बड़ी ताकत होती है बटन दबाने की। दिल्ली की जनता को इस बात का एहसास हो चुका है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसे केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही है। कोर्ट जो फैसले देती है दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे सरकार के प्रति, उस फैसले को भी ये सरकार पलटने से बाज नहीं आती। अधिकारों में कटौती करती है, हर एक बात में टांग अड़ाती है। कभी वो दवा के पैसे रोकती है, कभी डॉक्टरों के पैसे रोकती है, कभी वो मार्शलों के पैसे रोकती है। लेकिन आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे उसी कह रहा हूं दिल्ली की जनता दिल्ली की जनता ये बात केजरीवाल जो इतने लोकप्रिय नेता थे, जिनको बार बार जो है लगातार जो है 2 बार जो है जिस तरह का बहुमत मिला, और बहुमत भी कोई थोड़ा बहुत नहीं, विराट बहुमत मिला, उसके बाद अब ये स्थिति आ गई है कि सैकड़ों और सिर्फ हजारों की संख्या में लोग उनके समर्थन में इकट्ठे होते हैं उनकी गिरफ्तारी पर। जनाब, इलेक्शन पिछले इलेक्शन की बात यदि हम कर ले तो देखिए, एमसीडी के इलेक्शन में लगातार हमने देखा कि किस तरह से देश की मुख्य धारा की जो जितनी भी मीडिया थी या टीवी चैनल थे, उसमें हर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक वीडियो लेके चले आते थे और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को करप्ट बताते थे। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली की जनता ने कहा कि बहुत ज्यादा तेज मत बनो, तुम इसे यहाँ से भी बाहर जाओ, और एमसीडी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली की जनता पे यकीन रखिए, दिल्ली की जनता को पता है वो जनता सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही है। केजरीवाल जैसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, जो दिल्ली के एक तरह से नायक की तरह उभरे थे, अब वो है उनको लेकर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और शांति और सन्नाटा पसरा हुआ है। ये बात इसकी है, इस बात का कोई आप कटाक्ष मत समझिए, ये बात चिंता की बात है। जो आम आदमी पार्टी के विचारक हैं, चिंतक हैं, उन्हें इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कितना सन्नाटा पसरा हुआ है केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। मैंने कहा तो सही कि वो आपको आने वाले दिनों में जो 7 लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली में, उस सीटों के नतीजों में आपको ये परिणत होता हुआ दिखेगा, और उसके नतीजे उसके बाद में भी बैठेंगे हम लोग। फिर आप उस दिन एक बार आकलन करेंगे कि जो जनता नहीं निकल पाई या जो जनता निकल रही थी उसने बटन कहां दबाया है। ठीक, हमारे साथ नीलू रंजन भी है। नीलू रंजन एक राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, उसके आधार पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस गिरफ्तारी का 2024 के चुनावों पर क्या असर नजर आ सकता है? सहानुभूति मिलेगी या उल्टा असर होगा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ? पंजाब, दिल्ली और गोवा और गुजरात जहां थोड़ा बहुत असर है, पंजाब और दिल्ली में बड़ा नुकसान इस गिरफ्तारी के बाद, इस आरोप के बाद आम आदमी पार्टी को हो सकता है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो स्टार प्रचारक हैं वो अकेले अरविंद केजरीवाल बच गए हैं। मनीष सिसोदिया नहीं है, जेल में है, संजय सिंह जेल में है। तो एक जो चेहरा चाहिए जो हर जगह जाकर प्रचार करे, पंजाब में, दिल्ली में, बाकी जगह पे, वो बड़ा चेहरा अब नहीं रहा है। और अगर इनको ईडी के रिमांड में दिया जाता है या जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं तो पूरा चुनाव जो है आपको एक प्रचारक, एक चेहरे की कमी पूरी खलेगी, निश्चित रूप से खलेगी। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री होने के कारण लोकप्रिय नहीं है, मुख्यमंत्री होने के पहले ज्यादा लोकप्रिय थे।
और उनके बिना बुलाए दिल्ली की जनता उनके साथ सड़कों पर रात रात भर उस ठंड में पड़ी रही थी, लेटी रही थी और डटी रही थी, हटी नहीं थी वहां पे। तो एक लोकप्रियता का उनका जो चरम था, और ये जो पिछले 2-3 साल में जो लिकर स्कैम आया है, शराब नीति का घोटाला आया है, ये कहीं ना कहीं से लोगों को, जो भी लोग समझें, जिस कारण से भी हो, मतलब किसी राज्य के मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना कोई छोटी बात नहीं है। उस राज्य में इस बात को लेकर जनता में उबाल होनी चाहिए। जनता को कॉलोनियों में, सड़कों पे, घरों पे बाहर निकलना चाहिए, किसी न किसी रूप में अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन वो हम कहीं नहीं देख रहे हैं। जो विरोध हो रहे हैं वो या तो कार्यकर्ता हैं, या वो उनके नेता हैं, या किसी पद पे हैं आम आदमी पार्टी के। तो उनका विरोध जो है स्वाभाविक है कि वो पार्टी की लाइन है और उनको जिंदा रहना है, पॉलिटिकल लाइन लेनी है तो वो करेंगे। जैसे कांग्रेस की पॉलिटिकल लाइन है कि आज दिल्ली में कांग्रेस बचाव कर, आज की तारीख में, आज के दिन भी जब अरेस्ट हुए हैं, तो दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ है, केजरीवाल के साथ है, उनका बचाव कर रही है और भाजपा पे हमला कर रही है। जबकि वहीं पंजाब में जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये जो जांच हुई है वो बिल्कुल सही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और भगवंत सिंह मान वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जो आबकारी नीति दिल्ली में थी वही पंजाब में लागू हुई है। ठीक है, आपने कांग्रेस की बात की, आपने पंजाब कांग्रेस के स्वर अलग हैं, दिल्ली कांग्रेस के स्वर अलग हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ जी से, जनता देखती है। वीरेंद्र वशिष्ठ जी से हमें इसका जवाब देना चाहिए। आज दिग्विजय सिंह का एक बयान आया कि अब तो जो है ईडी जो है वो अब सिटिंग सीएम को भी गिरफ्तार करने लगी है। लेकिन वीरेंद्र जी, ये पहले भी हो चुका है। लालू भी सिटिंग सीएम थे, उन्होंने जब चारा घोटाले में उनका नाम आया, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, उनको इस्तीफा देना पड़ा। जयललिता के साथ भी ऐसा हो चुका है, उमा भारती के साथ भी ऐसा हो चुका है, हाल में हेमंत सोरेन के साथ भी हुआ था। उनको हिरासत में लिया गया, ईडी के साथ वो राजभवन गए, इस्तीफा दिया और चले गए। लेकिन आम आदमी पार्टी, एक मिनट, सवाल पूरा नहीं हुआ वीरेंद्र जी, सवाल पूरा नहीं हुआ, सवाल तो पूरा होने दीजिए। अरे वीरेंद्र जी, इतनी जल्दी क्या, सवाल तो होने दीजिए पूरा। वीरेंद्र जी, सवाल तो पूरा होने दीजिए, इतना क्यों बोलने के लिए बेसब्र हो रहे हैं? टूल बन गया इसलिए बोलना पड़ेगा। अरे सवाल तो सुन लीजिए पूरा। 1 मिनट का ऑडियो डाउन कीजिए, 1 मिनट का ऑडियो डाउन कीजिए। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आगे ये कहना चाह रहा था, आम आदमी पार्टी ये बार बार कह रही है कि जेल से ही वो सरकार चलाते रहेंगे अरविंद केजरीवाल। क्या कांग्रेस का भी यही स्टैंड है कि एक मुख्यमंत्री को जेल से एक राज्य चलाना चाहिए? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। मैं आपसे, मेरा एक प्रश्न था जिसपे आपने ना पहले का जवाब दिया ना अब देंगे, मैं वादा करता हूं, आप देख लेना। मैंने कहा अपने चैनल पे चलाओ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले क्या कहा था महाराष्ट्र में जाके कि ये आदमी 70,000 करोड़ का, क्या बात करते हो? नहीं, अब बोलती बंद हो जाती है ना। क्या कौन सा बयान, पूरा बयान बोलिए ना, क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आधी अधूरी बात मत बोलिए ना। के लिए क्या बोला था, चलाओ ना, जो जैसे अभी ढूंढ के लाए, चलाओ। देश के प्रधानमंत्री ने, देश के वर्तमान जो सरकार है उसके लोगों ने क्या क्या किसके बारे में, और ईडी में किस पे क्या केस चल रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे करो ना चर्चा कि जो पैसे मिलने के बाद, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा करें जिसमें कांग्रेस पार्टी को भी चंदा मिला है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को भी चंदा मिला है, और कांग्रेस को तो शर्म आना चाहिए कि तीसरे नंबर पर चंदा लेने वाली पार्टी है। आपको शर्म के से डूब मर जाना ये स्थिति हो चुकी है कि हम लोग चंदा भी नहीं दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि चंदा नहीं मिला, आपको भी चंदा मिला और उन्हीं लोगों से चंदा मिला है जिन्होंने बीजेपी को भी दिया था। जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया उन्होंने कांग्रेस को भी चंदा दिया। मेरा सवाल वीरेंद्र जी आपसे सिर्फ इतना था, वीरेंद्र जी एक बात सुनिए, मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना था कि क्या आप इस से सहमत है आपकी पार्टी की एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा? जेल की सरकार की बाद में बात आएगी, पहले ये बताओ कि देश का प्रधानमंत्री कहीं जाके कुछ बोलता है, क्या मैं नीलू जी की बात पर समर्थन करूं कि वो ऐसे ही बात कर देते हैं, उनके कोई तथ्य नहीं होते? या तो आप ये स्वीकारिए, नहीं तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आपने चैनल पे दिखाया, एक बार भाजपा में गए भ्रष्टाचारियों की लिस्ट आप में हिम्मत है तो अपने चैनल पे चलाइए। ठीक है, मैं चूंकि मेरे पास बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, नीलू जी से जानना चाहूंगा। 1 मिनट, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। नीलू जी, एक गंभीर मामला वीरेंद्र जी ने उठाया और ये बार बार कांग्रेस के सभी नेता उठाते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि जितनी सरकारी एजेंसी हैं उन्हें सिर्फ विपक्ष के नेता ही क्यों दिखाई देते हैं और विपक्ष के नेताओं पे क्यों कार्रवाई होती है। और यह भी आरोप लगाया जाता है कि क्या बीजेपी
वॉशिंग मशीन है, जैसा कि वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है क्या कि उसमें जो भी आता है दुरुस्त हो जाता है? ये जब आरोप ईडी पर, सीबीआई पर, एक मिनट वीरेंद्र जी आप ही की बात, वीरेंद्र जी आप ही की बात कर रहा हूं, वीरेंद्र जी आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। तो नीलू जी, जो आरोप बार बार लगते हैं, तो क्या एजेंसियां कटघरे में खड़ी नहीं है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, देखिए, मैं राजनीतिक आरोप पत्रों पे नहीं जाता हूं, मैं पहले क्लियर कर चुका था। मैं जो फैक्ट है उसको रखता हूं जी। आप अगर देखेंगे तो जो विपक्ष शासित राज्य अधिकांश हैं पश्चिम बंगाल से लेके जो भी राज्य रहे हैं, सब ने जनरल कंसेंट सीबीआई का वापस ले लिया है। यानी कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी अगर उन राज्यों में रिश्वत लेता है तो सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का तो छोड़ दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को तो कोई पावर ही नहीं है सीबीआई को कि वहां जाके कोई केस रजिस्टर करे। उसको तभी केस रजिस्टर करती है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है। सिर्फ 2 मामले में विपक्षी दलों के खिलाफ सीबीआई के मामले दर्ज हुए हैं। नहीं बोल पाएंगे। अरे सुनिए तो सही, मैं पहले बता रहा हूं, ये आप तो बोल नहीं पाएंगे ना। आप नीलू जी स्वीकार करो कि प्रधानमंत्री जो आपने कहा, अरे मेरी बात सुनिए तो सही है। देखिए, मैं आरोप पत्र में जाता हूं, इधर उधर की बात कर रहे, ये बताओ काफी। अरे आप ये बताइए, आप ये बताइए, अरे ये बताओ कि आज ईडी की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है उसका जिम्मेवार वर्तमान सरकार है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अब ईडी पे आता हूं। ईडी एक सेकेंडरी जांच एजेंसी है, बिना कोई एफआईआर हुए वो जांच शुरू नहीं कर सकती है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, हेमंत सोरेन में एफआईआर किसकी आपको पता है? पे भी एफआईआर है, बता तो नहीं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जहां क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। एफआईआर वहां जो है देश, आप एक वो वरिष्ठ म्युनिसिपल आदमी हो, कॉर्पोरेशन ने देश जानना चाह रहा है कि आपकी निष्पक्ष भाषा ही देश के लिए जरूरी है। झारखंड पुलिस दर्ज की है। आप नेशनल चैनल पे हैं, डीडी इस देश की धड़कन रही है, और अगर आप भी यहाँ सच्चाई का साथ नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? यही दुर्भाग्य है हमारा। वीरेंद्र जी की बात सुन लीजिए, नीलू जी की बात सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। वीरेंद्र जी एक बार बात सुन लीजिए, नीलू जी बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि एफआईआर दर्ज करवाई वो रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करवाई। जो झारखंड पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज की, तो वो क्या उसने एफआईआर दर्ज करवाई? हो रहा है जो खनन घोटाला हुआ वहां पे झारखंड में, जिसमें इतने लोग गिरफ्तार हुए, आप इधर उधर जाते हैं। 150 एफआईआर जो है वो झारखंड पुलिस का है। भगवान के लिए एक शब्द तो बोल दो कि आपका ये मानना है कि भाजपा की सारी सरकारें क्लियर चल रही है, हेमंत भी शर्मा ने कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं दे रहा हूं, ईडी की कार्रवाई हो रही थी वो झूठ, आप तो इसकी सहमति दे रहे हैं। जो फैक्ट है, देखिए मैं सहमति ना देकर मैं किसी के बचाव में नहीं हूं, भाजपा के बचाव में नहीं हूं, हेमंत शर्मा के बचाव में नहीं हूं। जो फैक्ट है वो रख रहा हूं। डर हो गया आपको, डरो मत, लड़ो। आज सरकार जिस प्रकार से इस एजेंसियों को पुंगू बनाने की कोशिश कर रही है, ये आपको आगे आना पड़ेगा। ये चौथा स्तंभ है, यही पूरे देश के बयानबाजी में फिर मुझे मैं नहीं फंसता हूं। चलिए ठीक है, सच्चाई नहीं बोल पाएंगे, ये मुझे यकीन हो गया। सच्चाई ये है कि मनमोहन सिंह के सरकार का उपयोग केवल विपक्ष के लोगों को तंग करने के लिए, आपके तमाम मंत्रियों के खिलाफ लोकसभा में चुनाव में ना हो इसलिए कर रही है। क्या ईडी का उपयोग केवल द्वेषपूर्ण है? ठीक है, और सवाल यह है कि 1 लाख करोड़ अगर इलेक्शन, वीरेंद्र जी आप बोलते रहेंगे लगातार तो कैसे दूसरे की बात सुनेंगे? अपना आईना अपने आप से सिद्ध। वीरेंद्र जी देखिए, तरीका ठीक नहीं है, वो अपनी बात, वो टेक्निकल चीजें बता रहे हैं। 20-22 साल ईडी कवर करने का अनुभव है, सीबीआई कवर करने का अनुभव है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बात सुन लीजिए फिर अपनी बात कहिए। ये तो नहीं चलेगा ना कि आप बोलते रहेंगे, डिस्टर्ब करते हैं। मैं इनसे कांग्रेस का पूछ रहा हूं कि राजस्थान में पेपर लीक घोटाला हुआ, राजस्थान में पेपर लीक घोटाला हुआ, ईडी के छापे पड़े, लेकिन उसमें एफआईआर किसने करवाई? एफआईआर किसने की? राजस्थान पुलिस की एफआईआर है। उज्जवल के या तो चलिए छोड़िए, नीलू जी कोई फायदा नहीं है इनको बात करने, इनसे बात करने यानी समझाने का। आपके तर्कों को नहीं सुन रहे हैं वो। हम संजीव कौशिक के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, बहुत देर से वो हमारी बातचीत सुन रहे हैं। संजीव जी, जो आम आदमी पार्टी को हमने देखा था बनते हुए रामलीला मैदान के बाद से, जिस तरह से हमने पूरा अरविंद केजरीवाल के हमने उतार चढ़ाव सभी को देखा है, वो कहते थे खुद को कट्टर ईमानदार,
वो कहते थे कि लालू यादव और सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, ये रामलीला मैदान से वो बोलते थे, हम सबने सुना है। लेकिन अब जब उनकी बारी आई है, जब उनके समय की बारी आई है, तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जो है वो कट्टर ईमानदार हैं और जेल भी चले गए तो जेल से भी सरकार चलाएंगे। क्या आपको ठीक लगता है? हमें एक बात समझ में नहीं आती कि उच्च मानदंड या नैतिकता का मानदंड तय करने वाले के रूप में हम अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, और जो पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल क्योंकि उन्होंने ऐसी छवि पेश की थी, मेरी बात छवि पेश की थी, ठीक है, छवि पेश की और लोगों को उम्मीद थी उनसे, लोगों को उम्मीद थी उनसे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस नेता के ऊपर उंगली रख दे और ईडी जिस नेता के ऊपर उंगली रख दे वो इस्तीफा दे दे और उसके बाद में जेल चला जाए? फिर तो यही चाह रही है। बिना सबूत के इस्तीफा तो अरविंद केजरीवाल भी मांगते थे। मैं ये कह रहा हूं सोनिया जी की से पूछताछ होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम बहुत पुरानी बात नहीं करते। नहीं संजीव जी, मेरी बात पूरी हो जाएगी। नहीं, आप फिर बात को घुमा रहे हैं ना, जलेबी बना रहे हैं। बस सीधे मुद्दे की बात पे आइए। चलिए, हम रामलीला मैदान की बात भूल जाते हैं, रामलीला मैदान की बात भूल जाते हैं। आज से 11 महीने पहले यही सौरभ भारद्वाज, आपकी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, जो कल बचाव कर रहे थे, मंत्री हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक शराब घोटाले के अंदर जब वीरेंद्र वशिष्ठ जी की पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आया, तो सौरभ भारद्वाज ने कहा 11 महीने पहले, मई 2023 की बात है, 10 महीने पहले करीब करीब, कि भूपेश बघेल को ईडी को भूपेश बघेल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो आप तत्कालीन मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की बात छत्तीसगढ़ में कर रहे थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कैसे कर लिया। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए वीरेंद्र वशिष्ठ का कि आज आपके साथ खड़े हुए हैं, इतना सब बोलने और करने के बाद भी। अब मुश्किल यही है, वो जो कहने का प्रयास कर रहे थे उनकी पूरी बात नहीं गई। मुश्किल यही है कि आपको आम आदमी पार्टी, आपको कांग्रेस पार्टी की कही बातें तो याद है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की कही हुई बातें याद नहीं है, देश के गृह मंत्री की कही हुई बातें याद नहीं है कि बिहार में जाकर के किस तरह से उंगली उठा के नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा उन्होंने, और उसके बाद में किस तरह से आत्मसात किया और मुस्कुराते हुए दरवाजे खोल दिए उन्होंने। आपको ये बात याद नहीं है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आरोप लगाना भारतीय राजनीति में ये आना जाना चलता रहता है, और ये सभी पार्टियों ने किया है। बीजेपी ने भी ये किया है, कांग्रेस ने भी ये किया, सबने किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी एक अलग छवि पेश की थी। वो रामलीला मैदान को याद कीजिए, जब वो कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं। आपसे बेहतर तो लालू थे कि नाम आया तो इस्तीफा तो दे दिया। प्रखर, ये आपका काम नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी का बचाव करें। भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए देखिए, सवाल उसी से पूछता है, सवाल उसी से पूछता है कि उम्मीद होती है। बातें यदि चुपती है, अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद दिखाई थी, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सही बोल रहे हैं, तभी चुप रही है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल से बेहतर तो लालू थे। लालू के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन लालू जी का जब नाम आया, हमारी बातें आपको क्यों चुप रही है? आप तो हमको बोलने दीजिए। संजीव जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या कहीं ऐसा जेल से सरकार चलाना क्या आपको उचित लगता है? एक दिल्ली जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो जेल में बैठकर सरकार चलाएगा, ये ठीक लगता है आपको? संविधान की जानकारी आपको भी थोड़ा बहुत, हमने भी पढ़ा है, बाकी लोग भी पढ़े हैं। संविधान में ऐसा कुछ है? क्यों हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जा रहे हैं? ठीक है, और कल की बात हम ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिसका कुछ लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, वो गिरफ्तार हुए हैं, कल निकल जाएंगे या 6 महीने बाद। इस बात से चलिए मैं सहमत हूं कि हमें कुछ देर इंतजार कर लेना चाहिए, कुछ देर इंतजार कर लेना चाहिए कोर्ट के फैसले का, इस बात में मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन सवाल मेरा वही है कि जो पार्टी दूसरों के इस्तीफे मांगती थी, जिससे सिटिंग सीएम का, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी हमने भूपेश बघेल का एग्जांपल दिया, और जब भूपेश बघेल से ही नहीं, राहुल गांधी से भी ईडी को पूछताछ करना चाहिए, ये सौरभ भारद्वाज ने किया था। ये बाजीगरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगा कि आपको जो समझ में आता है उसको उठा के उस पर चर्चा करते हैं और हम ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि जो जेल से सरकार चलाने की बात, ये जेल से सरकार चलाने की बात मैंने तो नहीं कही, ये तो आतिशी मारलेना ने कही। केजरीवाल सरकार की मंत्री सुश्री आतिशी मारलेना ने यह बात कही कि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और जेल में जाकर भी, अगर जेल जाना पड़ा तो वहां से भी सरकार चलाएंगे। क्योंकि दिल्ली की जनता, सुनिए मेरी बात, क्योंकि दिल्ली की जनता ने, सुनिए मेरा सवाल दूसरा, सुन तो लीजिए, सवाल तो पूरा होने दीजिए, इतनी भी बेसब्री क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के, मेरे 2 सवाल हैं इसमें, जेल से सरकार चलाने वाली बात से जुड़े 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या केजरीवाल को अपने साथियों पर, वो साथी जो अभी जेल से बाहर हैं, क्या उनकी काबिलियत पे भरोसा नहीं है, या उनकी मंशा पर भरोसा नहीं कि चलिए मैं इसको मुख्यमंत्री बना दूंगा, जेल से जब मैं बरी होकर बाहर आऊंगा तो वापस मुझे कुर्सी मिल जाएगी, या उनको ये डर लग रहा है कि अगर मैंने किसी को मुख्यमंत्री बना दिया अपनी जगह पर तो पार्टी में मेरे लिए जगह नहीं बचेगी? इतने भयभीत हैं,
इतना लालच है पद का कि जेल से बैठकर भी सरकार चलाने को तैयार है, जो काम लालू यादव ने भी नहीं किया। तो ये बात आपकी हुई केजरीवाल साहब से या आपके? अरे तो आतिशी मार लेना बोल रही हैं, ये तो आतिशी मार आतिशी लेना बोल रही मन की बात कह रही है। आतिशी मार लेना ये बात बोल रही है कि जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। तो आतिशी मार लेना 3 बार बोल दिया, 3 इंटरव्यू में बोल दिया। ये चीटिंग देश की जनता देख रही होगी, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। हम ये बोलिए, हम जो बोलना चाह रहे हैं, दिल्ली की जनता क्या चाहती है। दिल्ली की एक मुख्यमंत्री को जेल के जाते समय या उनको गिरफ्तार करते समय दिल्ली की जनता का भाव व्यक्त कर रही है एक मंत्री, और ये मंत्री वो बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल यदि जेल में चले जाते हैं तो दिल्ली की जनता के लिए जो फ्री में दवाइयां मिल रही है, बच्चों को बेहतर स्कूलिंग मिल रही है, औरतों को बसों की सुविधा मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है, बिजली मुफ्त मिल रहा है, वो जनता चिंतित है। और उस जनता को ये बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके किसी भी काम को रुकने नहीं दिया जाएगा, जहां कहीं रहेंगे। अच्छा, आपने कहा जेल में, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, लेकिन जो बात हो रही थी कि संविधान में तो देखिए नीलू जी कोई मनाही नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जेल जाकर भी कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है कि लिखा हुआ नहीं तो चर्चा क्या कर रहा है इस पे? स्पष्ट नहीं है। लेकिन नीलू रंजन जी से सवाल है, अभी शांत हो जाइए। नीलू जी, केंद्र अगर ऐसा होता है और जेल से सरकार चलाने की बात आतिशी मार लेना कर रही हैं, तो कृपया मेरे बाकी जो 2 पैनलिस्ट हैं उनको बताइए कि जेल से सरकार चलाने में टेक्निकल दिक्कतें क्या आती हैं, जेल मैनुअल क्या बोलता है, जरा इन लोगों को मालूम पड़ेगा तो समझ में आएगा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन उस वक्त कितनी ज्यादा होगी जो अभी तक बात हो रही थी। प्रखर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नहीं, नीलू जी से सवाल है, आपसे सवाल नहीं है मेरा। अधिकार है वो नैतिकता। अभी आपके पास आऊंगा, नीलू जी, नीलू जी, जेल मैनुअल के हिसाब से जहां किसी व्यक्ति से सिर्फ 2 बार कोई हफ्ते में व्यक्ति मिल सकता है, वहां पर एक मुख्यमंत्री बैठकर कैसे सरकार चला सकता है? मैं दूसरी बात दे रहा हूं इसमें। जेल में आप रह के किसी भी पद पे रह सकते हैं, कुछ भी कैसा संविधान नहीं रोकता है। लेकिन पिछले दिनों जो इनोटेक के मालिक हैं संजय चंद्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और उनका जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था, मुंबई भेज दिया गया था। वो इसलिए भेज दिया गया था क्योंकि वो वहां पे जेल में बैठ करके और वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू मीटिंग करते थे, उसमें जेल के अधिकारी भी शामिल थे और वो डीलिंग। ठीक है नीलू जी, मैं आपको रोक रहा हूं। भूटान की राजधानी थिम्पू से एक महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भूटान यात्रा पे हैं और भूटान के राष्ट्राध्यक्ष वहां के राजा से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। और भूटान और भारत की मित्रता का एक सदियों पुराना, दशकों पुराना रिश्ता है और ये तस्वीरों में झलक रहा है। भूटान के राजा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता दोनों के बीच में हो रही है। इसके पहले भूटान के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था और ये यात्रा भारत और भूटान के हमेशा से मजबूत रहे रिश्तों में एक नया आयाम जोड़ेगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। करते हुए ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि भारत और भूटान की जो दोस्ती है वो दिनों दिन हर वक्त गुजरने के साथ और भी पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। भूटान भारत का पुराना सहयोगी रहा है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हमेशा भूटान भारत के साथ खड़ा नज़र आया है। भारत भी भूटान का एक सहयोगी देश है। पड़ोसी मुल्क भूटान, वहाँ के राजा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करते हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो भूटान की राजधानी थिम्पू से आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के राजा के बीच में मुलाकात हुई है
देर पहले मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भूटान की यात्रा पर हैं। दोनों देशों के बीच कुछ समझौते होने की भी उम्मीद है। भूटान भारत का पुराना सहयोगी रहा है। भूटान न केवल भारत का पड़ोसी मुल्क है बल्कि रणनीतिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तौर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के तौर पर भी जो है भूटान और भारत की मित्रता बहुत आवश्यक है। दोनों ही देशों के लिए ये मित्रता आवश्यक है और प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के राजा इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं और ये तस्वीरें ये संदेश दे रही है कि भूटान और भारत की ये मित्रता, जो दशकों पुराना रिश्ता है, सदियों पुराना जो भारत के सांस्कृतिक संबंध भूटान के साथ रहे, वो दिनों दिन और भी मजबूत होते जा रहे हैं। खास बात है कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के लिए भूटान का ही चयन किया था और अब एक बार फिर 2024 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भूटान यात्रा पर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जो भूटान से आई हैं, प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ के राजा की मुलाकात की। और इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे 5 की पंचायत में केजरीवाल की रिमांड को लेकर जो अभी थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज़।